हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो अब है थर्ड लेक्चर की बारी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द पॉपुलेशन। ओके, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पॉपुलेशन क्या है। व्हाट इज पॉपुलेशन? ओके, तो ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाउन एरिया और कंट्री आर कॉल्ड पॉपुलेशंस। ओके, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्पेसिफिक एरिया आर कॉल्ड पॉपुलेशंस। ओके, तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि पॉपुलेशंस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो जनरली पॉपुलेशन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका लोकल पॉपुलेशन, सेकंड है आपका सिस्टर पॉपुलेशन एंड थर्ड क्या है, मेटा पॉपुलेशन। अगर हम लोकल पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशंस व्हिच लाइव एट एनी प्लेस जनरेशन वाइज। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल पॉपुलेशन बोलेंगे। ओके, अगर सिस्टर पॉपुलेशंस की बात करें तो अगर दो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म रहे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सिस्टर पॉपुलेशंस बोलेंगे। अगर मेटा पॉपुलेशंस की बात करें तो 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस व्हिच आर इंटरकनेक्टेड बाय डिवाइड इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड मेटा पॉपुलेशंस। ओके, तो चलिए अब हम एनसीईआरटी की लाइन पे आते हैं, क्या दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। ओके, एट्रीब्यूट में क्या होता है कि क्वालिटी। ओके, ये क्वालिटी है। तो इसमें देखते हैं क्या है कि इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीशीज। ओके, नेचर में हमें किसी भी स्पीशीज के आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स रेयरली ही फाइंड होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम लाइव इन ग्रुप्स इन ए वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, शेयर आर कंप्लीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड दस कॉन्स्टिट्यूटेड पॉपुलेशंस। ओके, उनमें से अधिकांश डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में ग्रुप्ड रहते हैं एंड सिमिलर रिसोर्सेज को शेयर व कंप्लीट करते हैं, पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं एंड इस टाइप से वे पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, इसी टाइप से वे क्या करते हैं, पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं कि आल्सो द टर्म इंटरब्रीडिंग implies sexual reproductions, a group of individuals resulting from even a sexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological studies. Okay, हालांकि इंटरब्रीडिंग टर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्प्लाइज है। ओके, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इम्प्लाइज है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी जन्म लेने वाले इंडिविजुअल्स के ग्रुप को भी इकोलॉजिकल स्टडीज को जनरली हम पॉपुलेशन मान लिया जाता है। ठीक है, इन सबको भी जनरली क्या मान लिया जाता है, पॉपुलेशन मान लिया। देखते फ्रेंड्स क्या है कि ऑल द कार्मोरेंट्स इन ए वेटलैंड, रैट्स इन एन अबंडेंट ड्वेलिंग, teakwood tree in the forest tract, bacteria in a culture plate and lotus plants in a ponds are some examples of population. ओके, वेटलैंड में सभी कार्मोरेंट्स, ठीक है, वेटलैंड में सभी कार्मोरेंट्स में क्या होता है कि बर्ड्स, ठीक है, लार्ज डाइविंग बर्ड्स, पनडुब्बी वाले, ठीक है, पानी में डुबकी लगाने वाले बर्ड्स। ओके, एंड रैट्स इन अबंडेंट ड्वेलिंग, इसका मतलब क्या होता है कि छोड़े हुए आवास में रहने वाले रैट्स। ओके, टीकवुड ट्री इन फॉरेस्ट ट्रैक्ट के सागवान के ट्री जो होते हैं, ठीक है, टीकवुड होते हैं। ठीक है, कल्चर प्लेट के बैक्टीरिया एंड पॉन्ड्स में लोटस प्लांट, ठीक है, पॉन्ड्स में लोटस प्लांट, ये सभी पॉपुलेशंस के एग्जाम्पल हैं। इन अर्लियर चैप्टर्स यू हैव लर्न दैट ऑल्थो एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज द वन दैट हैज टू कोप विथ चेंज इन्वायरमेंट, इट इज एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेड्स। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि पहले चैप्टर्स में आपने लर्न कर लिया है कि ऑल्थो इंडिविजुअल्स क्या है, ऑर्गेनिज्म हैं जो चेंज इन्वायरमेंट को फेस कर नेचुरल सिलेक्शन द्वारा डिजायर्ड ट्रेड को डेवलप करने का काम करते हैं। पॉपुलेशन लेवल पर ये होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डेवलप करने का काम पॉपुलेशन लेवल पर ही होता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसलिए पॉपुलेशन इकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज यह इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक एंड इवोल्यूशन से लिंक करता है। ठीक है, बिकॉज यह इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक एंड इवोल्यूशन से क्या करता है, लिंक्ड किए रहता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो हम आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में कि पॉपुलेशन है सर्टेन एट्रीब्यूट्स व्हेयर ईच एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट। ओके, पॉपुलेशन में कुछ ऐसी एट्रीब्यूट्स होती हैं, कुछ ऐसी क्वालिटी होती हैं जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में नहीं होती हैं। एन इंडिविजुअल्स में हैव बर्थ्स एंड डेथ्स बट ए पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स।
इंडिविजुअल्स का बर्थ होता है, डेथ होता है, बट पॉपुलेशन में बर्थ रेट एंड डेथ रेट होती है, ठीक है। इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि बर्थ एंड डेथ होती है, लेकिन पॉपुलेशन में बर्थ रेट्स होती है एंड डेथ रेट्स होती है। इन फ्रेंड्स क्या है कि इन ये पॉपुलेशन दीज रेट्स रिफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ्स। ओके, पॉपुलेशन में इन रेट्स को रिस्पेक्टिवली पर पर्सन बर्थ या फिर पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ रेट बोलते हैं। दीज रेट्स हैंस एक्सप्रेस्ड आर चेंज इन नंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशंस। ओके, क्या होता है कि इसलिए हम रेट को पॉपुलेशंस के मेंबर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसलिए रेट को पॉपुलेशन के मेंबर्स के रिस्पेक्ट में चेंज करके, ठीक है, चेंज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। चेंज कैसे किया जाता है? इंक्रीज और डिक्रीज करके, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज करके। ओके, हेयर इज एन एग्जांपल, इफ इन ए पॉन्ड देयर वेयर 20 lotus plants last year and through reproduction 8 new plants are added, taking the current population to 28, we calculate the birth rate as 8/20 is equal to 0.4 offspring per lotus per ईयर। ओके, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अगर किसी पॉन्ड में लास्ट ईयर लोटस के 20 प्लांट्स थे, ठीक है, अगर किसी पॉन्ड में लास्ट ईयर लोटस के 20 प्लांट्स थे एंड रिप्रोड्यूस द्वारा या रिप्रोडक्शन द्वारा 8 न्यू प्लांट्स और हो जाते हैं, जिससे करंट पॉपुलेशन 28 हो जाती है, तो हम बर्थ रेट को 8/20 इज इक्वल टू 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई कि अगर किसी पॉन्ड में लास्ट ईयर लोटस के 20 प्लांट्स थे एंड रिप्रोडक्शन द्वारा 8 न्यू प्लांट्स और आ जाते हैं, जिससे करंट पॉपुलेशन 28 हो जाती है, तो हम बर्थ रेट को 8/20 इज इक्वल टू 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है कि इफ 4 इंडिविजुअल्स इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डेड ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, से बिग द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड इज 4/40 इज इक्वल 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। ओके, अगर लेबोरेटरी पॉपुलेशन में 40 फ्रूट फ्लाइज में से 4 इंडिविजुअल्स किसी स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल में मर जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम के पॉपुलेशन में डेथ रेट क्या हो जाती है? 4/40 इज इक्वल टू 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। ओके, ये बात समझ में आ गई ना? तो आगे देखते हैं क्या है कि अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। ओके, पॉपुलेशन की दूसरी स्पेशल क्वालिटी या ऐसे भी बोल सकते हो कि पॉपुलेशन की दूसरी एट्रीब्यूट्स सेक्स रेशियो है। ठीक है, एन इंडिविजुअल्स इज आइदर ए मेल और ए फीमेल बट ए पॉपुलेशन हैज ए सेक्स रेशियो। एग्जांपल 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% मेल्स। ओके, इंडिविजुअल्स या तो मेल है या फीमेल है, बट पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होता है। अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें तो पॉपुलेशन का 60% फीमेल है एंड 40% क्या है? मेल है। ठीक है, 60% फीमेल है एंड 40% मेल है। ए पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज। किसी गिवन टाइम में पॉपुलेशंस डिफरेंट एज वाले इंडिविजुअल से मिलकर बनती है। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ ए गिवन एज और एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एज पिरामिड। ओके, क्या होता है कि अगर किसी पर्सन के लिए एज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन एज एंड एज ग्रुप के इंडिविजुअल का परसेंट प्लॉट किया जाए तो बनने वाली स्ट्रक्चर एज पिरामिड कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? एज पिरामिड कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गया ना कि अगर पॉपुलेशन के लिए एज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन एज एंड एज ग्रुप के इंडिविजुअल का परसेंट प्लॉट किया जाता है तो बनने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? एज पिरामिड कहलाती है। आप फिगर में देख लीजिएगा 13.4 में। ठीक है, फॉर ह्यूमन पॉपुलेशंस द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ए डायग्राम। ओके, ह्यूमन पॉपुलेशंस के लिए एज पिरामिड जनरली मेल एंड फीमेल का एज डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में शो किया गया है, तो देख लेना आप। द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन वेदर इट इज ग्रोइंग स्टेबल और डिक्लाइनिंग। ओके, क्या होता है कि पिरामिड का शेप पॉपुलेशंस की ग्रोथ स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, पिरामिड का जो शेप है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है। क्या यह ग्रो कर रहा है, वेदर इट इज ग्रोइंग स्टेबल है, ठीक है, या डिक्लाइन कर रहा है, इट मीन्स कि घट रहा है। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? यहाँ फिगर एक्सपेंडिंग स्टेबल एंड डिक्लाइन का। ठीक है, देख लीजिएगा आप। आगे देखते हैं हम क्या है
कि द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल्स अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। ओके, कुछ पॉपुलेशंस का साइज हैबिटेट में उसकी स्टेटस के बारे में बहुत कुछ बताता है। व्हाट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेस विश टू इन्वेस्टिगेट इन ए पॉपुलेशंस, बी इट द आउटकम ऑफ कंपटीशन विथ अनदर स्पीसीज, द इम्पैक्ट ऑफ ए predator and the effect of a pesticide applications. Okay, we always evaluate them in terms of any change in the population's size. Okay, population में हम कैसे भी इकोलॉजिकल प्रोसेस इन्वेस्टिगेट करना चाहें, भले ही या दूसरी स्पीसीज से कंपटीशन का आउटकम हो, प्रीडेटर का इम्पैक्ट है या पेस्टिसाइड अप्लाइड करने का इफेक्ट हो, हम उनको इवेलुएट हमेशा ही पॉपुलेशन की साइज चेंज करके ही कर सकते हैं। ठीक है, साइज की टर्म में ही कर सकते हैं। कि देखते क्या है कि द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज 10 साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर। ओके, नेचर में पॉपुलेशन की साइज की इतनी कम साइज में भी 10 से कम भरतपुर वेटलैंड में साइबेरियन क्रेन्स हो सकती हैं। आर गो इनटू मिलियंस क्लेमाइडोमोनास इन ए पॉन्ड, एंड किसी ईयर लाखों में हो सकती है पॉन्ड्स में क्लेमाइडोमोनास। ओके, ये मिलियंस की नंबर में हो सकती है। तो क्या है फ्रेंड्स कि पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिजाइनेटेड एज एन नीड नॉट नेसेसरली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली। ओके, पॉपुलेशन साइज जो है इसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, जो यन के फॉर्म में डिजाइंड होता है। आल्थो टोटल नंबर्स इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज इन सम केसेस आइदर मीनिंगलेस और डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। ओके, क्या होता है कि हालांकि पॉपुलेशन डेंसिटी की सबसे अप्रोप्रिएट मेजर जनरली टोटल नंबर है। क्या है, टोटल नंबर है। ओके, तो कुछ केसेस में यह मीनिंगलेस होती है या इसको डिटरमाइन करना डिफिकल्ट होता है। इन एन एरिया इफ देयर आर 200 कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, हाइस्टोरफोरस प्लांट्स बट ओनली ए सिंगल ह्यूज बनायन ट्री विथ ए लार्ज कैनोपी, स्टेटिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनायन इज लो रिलेटेड टू दैट ऑफ कैरेट ग्रास अमाउंट्स टू अंडरएस्टिमेटिंग द इनॉर्मस रोल ऑफ द बनायन इन दैट कम्युनिटी। ओके, क्या होता है कि किसी एरिया में अगर 200 पार्थेनियम प्लांट्स है बट केवल एक सिंगल बड़े कैनोपी वाला बनायन का ह्यूज ट्री है, तो यह कहना कि पार्थेनियम के रिस्पेक्ट में बनायन की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, उस कम्युनिटी में बनायन की इंपॉर्टेंट रोल को अंडर एस्टिमेट करने के इक्वल है। ओके, ये बात समझ में आ गई ना आपको, इतनी सी बात समझ में आ गई। देखते फ्रेंड्स क्या है कि इन सच केसेस द परसेंट कवर आर बायोमास इज ए मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज। ओके, ऐसे केसेस में पॉपुलेशन साइज के मेजरमेंट के लिए परसेंट कवर या बायोमास अधिक मीनिंगफुल है। ओके, टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन इजिली अडॉप्टेबल मेजर इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ओके, अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है एंड कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है या बहुत टाइम कंज्यूम करने वाली है, तो टोटल नंबर को अडॉप्ट करने का बेस भी इजी नहीं है। ओके, इसका भी बेस क्या है, इजी नहीं है। इफ यू हैव ए डेंस लेबोरेटरी कल्चर्स ऑफ बैक्टीरिया इन ए पेट्री डिश, व्हाट इज द बेस्ट मेजर टू रिपोर्ट इट्स डेंसिटी। अगर आपके पास लेबोरेटरी में पेट्री डिश में बैक्टीरिया का डेंस कल्चर है तो उसका डेंसिटी बताने की बेस्ट मेजरमेंट क्या है। ठीक है, उसकी डेंसिटी बताने का बेस्ट मेजरमेंट क्या है। ओके, तो समटाइम्स फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस देयर इज नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटीज, रिलेटिव डेंसिटीज सर्व द पर्पस इक्वली वेल। ओके, समटाइम्स क्या होता है कि इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी जानने की नीड नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी से भी पर्पस की पूर्ति भली बात हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो इंस्टेंस द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज गुड इनफ मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। वी आर मोस्टली ऑब्लिगेट टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और सीइंग देम। ओके, क्या होता है कि पर ट्रैप पकड़ी गई फिश की नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल की बात करी गई है कि पर ट्रैप पकड़ी गई फिश की नंबर लेक्स में टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी की काफी ठीक मेजरमेंट है। हम एस्टिमेट पॉपुलेशन की साइज को बिना एक्चुअली में काउंट किए गए या बिना देखे इनडायरेक्टली क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बिना उसको काउंट किया बिना देखे हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते क्या है कि द टाइगर सेंसस इन आवर नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स इज ऑफ्टन बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड
फीकल पैलेट्स। ओके, हमारे नेशनल पार्क्स में, टाइगर रिजर्व में कैलकुलेशन मेनली पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स पर बेस्ड होता है। ठीक है, पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो दूसरे टॉपिक की बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की। ओके, तो इसमें क्या है कि द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर। किसी स्पीसीज के लिए पॉपुलेशन की साइज स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर्स एंड एडवर्स वेदर। ओके, यह टाइम टाइम पर चेंज होता रहता है जो वेरियस फैक्टर पर, फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये टाइम टाइम पर चेंज होता रहता है जो वेरियस फैक्टर पर, फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि in fact it is the changes in population density that give us some idea of what is happening to the population, whether it is flourishing or declining. Okay, in fact ये जो changes हैं हमें population में क्या हो रहा है इसका कुछ आइडिया देते हैं कि क्या population density बढ़ रही है या फिर घट रही है। इट मीन्स कि फ्लोरिशिंग हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है। व्हाट एवर माइट बी द अल्टीमेट रीजंस, द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इन ए गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड फ्लक्चुएट्स ड्यू टू चेंज इन 4 बेसिक प्रोसेसेस, 2 of which natality and immigration contribute to an increase in population density and to mortality and immigration to a decrease. ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि अल्टीमेट रीजन्स कुछ भी रहे हों, ठीक है, जो अल्टीमेट रीजन्स है वो कुछ भी रहे हों, बट दी गई ड्यूरेशन के ड्यूरिंग दिए गए हैबिटेट में पॉपुलेशन डेंसिटी 4 बेसिक प्रोसेस से घटता बढ़ता है। एंड इन चारों में से 2 क्या है, नेटलिटी एंड इमिग्रेशन। ओके, इन चारों में से जो 2 है वो है नेटलिटी एंड इमिग्रेशन, जो क्या करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। एंड जो 2 है आपका मोर्टलिटी एंड इमिग्रेशन, ये क्या करते हैं कि इसे घटाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, हम नेटलिटी की बात करेंगे। क्या है कि नेटलिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। ओके, बर्थ रेट मीन्स पॉपुलेशन में बर्थ हुई उन नंबर से है जो गिवन पीरियड के ड्यूरिंग इनिशियल डेंसिटी में ऐड होती है। समझ में आ गया आपको कि बर्थ रेट मीन्स पॉपुलेशंस में बर्थ हुई उन नंबर से है जो गिवन पीरियड के ड्यूरिंग इनिशियल डेंसिटी में ऐड होती है। अब मोर्टेलिटी की बात करें तो मोर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ्स इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। ओके, या गिवन पीरियड पॉपुलेशन में होने वाली डेथ का नंबर है। ठीक है, अब इमिग्रेशन की बात करते हैं तो इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसीडरेशन। उसी स्पीसीज के इंडिविजुअल की वह नंबर जो गिवन टाइम पीरियड के ड्यूरिंग हैबिटेट में कहीं और से आए हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, एंड एमिग्रेशन की बात करें तो एमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसीडरेशन। ओके, पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स का वह नंबर जो गिवन टाइम पीरियड के ड्यूरिंग हैबिटेट छोड़कर कहीं और चले गए हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमिग्रेशन कहेंगे। और जो कहीं और से आ जाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना? तो हम आगे देखते हैं, अब फिगर को देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि सो इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t देन इट्स डेंसिटी एट टाइम t प्लस 1 इज। ओके, सो अगर टाइम t पर पॉपुलेशन डेंसिटी n है तो टाइम t प्लस 1 पर जो इसकी डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, n t प्लस 1 इज इक्वल टू n t प्लस b प्लस i माइनस d प्लस e। ओके, ये इक्वेशन देख लीजिएगा आप। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा इस इक्वेशन को। आगे देखते हैं कि यू कैन सी फ्रॉम द एबव इक्वेशंस दैट पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स बी प्लस आई इज मोर देन द नंबर ऑफ डेथ प्लस द नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स डी प्लस ई। ओके, ऊपर दिए गए इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि अगर जन्म लेने वालों का जो नंबर है प्लस इमिग्रेंट्स का नंबर बी प्लस आई है तो मरने वालों का नंबर प्लस एमिग्रेंट्स का नंबर डी प्लस ई से अधिक है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी वरना घट जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आपको? तो आगे देखते हैं कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस बर्थ एंड डेथ्स आर टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, द अदर 2 फैक्टर एज्यूमिंग इंपॉर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल
कंडीशंस। ओके, नॉर्मल कंडीशन में पॉपुलेशन डेंसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरे दो फैक्टर जो है स्पेशल कंडीशन में ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ ए न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन बर्थ रेट्स। ओके, क्या होता है अगर फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो अगर हैबिटेट की कॉलोनी अभी बनी है तो बर्थ रेट की कंपैरिजन में इमिग्रेशन की ग्रोथ मोर सिग्निफिकेंट है। ठीक है, बर्थ रेट की कंपैरिजन में इमिग्रेशन की ग्रोथ है जो वो मोर सिग्निफिकेंट। ओके, तो अब हम बात करेंगे किसकी, ग्रोथ मॉडल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है कि डज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न, क्या किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ टाइम के साथ कोई स्पेसिफिक एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न शो करती है। We have been concerned about unbridled human population growth and problems created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal populations in nature behave the same way or show some restraints on ग्रोथ। ओके, हम अपने कंट्री में ह्यूमन पॉपुलेशन की अनब्रिडल्ड ग्रोथ एंड इससे क्रिएट प्रॉब्लम से डिस्टर्ब है। ओके, एंड इसलिए अगर नेचर में डिफरेंट एनिमल्स पॉपुलेशन इसी टाइप से ग्रोथ करती है या ग्रोथ पर कुछ रिस्ट्रेंट शो करती है, ठीक है, या ग्रोथ पर क्या करती है, कुछ रिस्ट्रेंट शो करती है। Perhaps we can learn a lesson or two from nature on how to control population growth। इस बारे में शायद हम नेचर से एक दो लेसन सीख सकते हैं कि हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कि रिसोर्सेज फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली इसेंशियल फॉर द यूनिम्पेडेड ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन। ओके, किसी पॉपुलेशन की यूनिम्पेडेड ग्रोथ के लिए ऑब्वियसली रिसोर्सेज फूड एंड स्पेस जो है अवेलेबल होना क्या है, बहुत ज्यादा essential है। ओके, ideally when resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number, as Darwin observed while developing his theory of natural selection। ओके, ideally habitat पे जब resources unlimited होते हैं तो प्रत्येक species के नंबर में ग्रोथ कर सकने की अपनी innate potential को पूरी तरह फिल करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, अगर इनेट पोटेंशियल की बात करें तो क्या होता है, जन्मजात की शक्ति। ठीक है, जन्मजात की शक्ति, इनेट पोटेंशियल। तो जैसा कि डार्विन ने अपने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को डेवलप करते हुए ऑब्जर्व किया है ये चीज। ठीक है, तो देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल आर जियोमेट्रिक फैशंस। ओके, क्या होता है कि तब पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिकल फैशन में ग्रो करती है। ठीक है, इफ इन ए पॉपुलेशन ऑफ साइज n द बर्थ रेट्स नॉट टोटल नंबर बट पर कैप्चा बर्थ्स आर रिप्रेजेंटेड एज b एंड डेथ रेट्स अगेन पर कैप्चा डेथ रेट्स एज d, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन n ड्यूरिंग ए यूनिट टाइम पीरियड t dn अपॉन dt विल बी। ओके, क्या होगा अगर n साइज की पॉपुलेशन में बर्थ रेट टोटल नंबर नहीं बट पर कैप्चा बर्थ, इट मीन्स पर पर्सन बर्थ बी के फॉर्म में एंड डेथ रेट पर पर्सन डेथ रेट डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाती है, तब यूनिट टाइम पीरियड टी डी एन अपॉन डी टी के ड्यूरिंग इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है, तो देखते क्या है, इसका फॉर्मूला देखते हैं कि डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल बी माइनस डी इंटू एन, लेट बी माइनस डी इज इक्वल आर, देन डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एन हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि द स्मॉल आर इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर असाइनिंग इम्पैक्ट्स ऑफ एनीबायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इस इक्वेशन में स्मॉल आर नेचुरल इंक्रीज की इंट्रिंसिक रेट कहलाती है। ठीक है, नेचुरल इंक्रीज की इंट्रिंसिक रेट कहलाती है एंड पॉपुलेशन ग्रोथ पर किसी भी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर के इम्पैक्ट को डिटरमाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। तो आगे देखते हैं कि टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यूज फॉर द नॉर्वे रेड द स्मॉल आर इज 0.015 एंड फॉर द फ्लोर बीटल इट इज 0.12। ओके, आर वैल्यूज के मैग्नीट्यूड के बारे में आपको कुछ आइडिया है तो नॉर्वे रेड, ठीक है, नॉर्वे रेड के लिए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.015 एंड फ्लोर बीटल के लिए क्या हो जाएगा, यह 0.12 है। ठीक है, समझ में आ गया। इन 1981 द आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 0.0205। 1981 में इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए आर वैल्यू जो क्या थी 0.0205 थी।
find out what the current R value is. For calculating it, you need to know the birth rates and डेथ रेट्स. ठीक है, इसके कैलकुलेशन के लिए आपको बर्थ रेट एंड डेथ रेट को जानना इंपॉर्टेंट है. करंट आर की वैल्यू क्या है वो फाइंड कीजिए. ठीक है, करंट आर की वैल्यू क्या है वो फाइंड. आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ ए पॉपुलेशन एंड रिजल्ट इन जे शेप्ड कर्व व्हेन वी प्लॉट n इन रिलेशन टू टाइम. ओके, ऊपर दिया गया इक्वेशन पॉपुलेशन के एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न डिस्क्राइब करता है जब n को टाइम के रिलेशन में प्लॉट करते हैं तो इसका रिजल्ट जो है जे शेप्ड का कर्व है. ठीक है, जब n को हम टाइम के रिलेशन में प्लॉट करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो जे शेप्ड का कर्व है. ठीक है, इफ यू आर फैमिलियर विद बेसिक कैलकुलस यू कैन डिराइव द इंटीग्रल फ्रॉम ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन है. जो कि अगर आपको बेसिक कैलकुलस आता है तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन के इंटीग्रल फॉर्म को अनेक टाइप से डिराइव कर सकते हो. एन टी इज इक्वल टू एन नॉट EIT where NT is equal population density after time t, your naught is equal to population density at time 0, R is equal to intrinsic rate of natural increase, E is equal to क्या होगा the base of natural logarithms. ओके, समझ में आ गया. क्या हो जाए कि एन टी इज इक्वल टू एन जीरो EIT where NT is equal to population density after time t, n जीरो is equal to population density at time 0, R is equal to intrinsic rate of natural increase and E is equal to क्या हो जाएगा the base of natural logarithms. ओके, the base of natural logarithms. ओके, तो फिगर ये देख लीजिएगा आप. ठीक है, ये सब फिगर आप देख लीजिएगा. हम आगे देखते हैं क्या है. ठीक है, क्या दिया हुआ है कि एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशंस कैन रीच इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटीज इन ए शॉर्ट टाइम. ओके, अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन में एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाली कोई भी स्पीसीज शॉर्ट टाइम में इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी तक पहुंच सकती है. ठीक है, वो शॉर्ट टाइम में ही इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी तक पहुंच सकती है. डार्विन शोड हाउ इवन ए स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट कुड रीच इनॉर्मस नंबर इन द एब्सेंस ऑफ चिक्स. ओके, डार्विन ने शो किया कि एलिफेंट लाइक स्लो चलने वाला एनिमल्स रिस्ट्रिक्शन ना होने पर इनॉर्मस नंबर तक पहुंच सकता है. ठीक है, वो बहुत ज्यादा इनॉर्मस नंबर तक पहुंच सकता है. द फॉलोइंग इज एन एनेक्डोट पॉपुलरली नरेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट ड्रामेटिकली हाउ फास्ट ए ह्यूज पॉपुलेशन कुड बिल्ड अप व्हेन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली. ओके, एक्सपोनेंशियली ग्रो करने पर ह्यूज पॉपुलेशंस कितनी फास्ट डेमोन्स्ट्रेट हो जाती है इसके बारे में एक स्टोरी पॉपुलर है. तो चलिए हम इस स्टोरी को देखते हैं. कितना इंटरेस्टेड स्टोरी है. ठीक है, एक किंग की स्टोरी एंड मिनिस्टर की, जिसमें क्या होता है कि किंग हार जाता है. तो देखते हैं खुद हम NCERT की लाइन से. ठीक है, द किंग एंड द मिनिस्टर सेट फॉर ए चेस गेम. ओके, एक किंग एंड एक मिनिस्टर चेस खेलने बैठे. द किंग कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गेम वाज रेडी टू एक्सेप्ट एनी बेट प्रपोज्ड बाय द मिनिस्टर. ओके, क्या होता है कि अपनी जीत के लिए कॉन्फिडेंट किंग मिनिस्टर द्वारा प्रपोज किसी भी शर्त को एक्सेप्ट करने के लिए. आगे देखते हैं क्या हुआ कि द मिनिस्टर हम्बली सेड दैट इफ ही वन ही वांटेड ओनली सम व्हीट ग्रेन्स द क्वांटिटी ऑफ व्हिच इज टू बी कैलकुलेटेड बाय प्लेसिंग ऑन द चेस बोर्ड. 1 grain in square 1, then 2 in square 2, then 4 in square 3 and 8 in square 4 and so on, doubling each time the previous quantity of wheat on the next square until all the 64 squares were फील्ड. ओके, मिनिस्टर ने हम्बली कहा, ठीक है, नम्रता पूर्वक कहा कि अगर वह जीत गया तो वह व्हीट के, ठीक है, गेहूं के कुछ ग्रेन्स लेगा जिसकी क्वांटिटी चेस बोर्ड के फर्स्ट स्क्वायर में सिंगल ग्रेन, दूसरे स्क्वायर में क्या थी 2 ग्रेन, थर्ड में 4 एंड 4 में 8. इस टाइप ग्रेन्स को प्रीवियस क्वांटिटी से डबल करते हुए नेक्स्ट स्क्वायर में रखते जाना जब तक कि सभी 64 स्क्वायर भर नहीं जाते. ठीक है, जब तक कि सभी 64 स्क्वायर भर नहीं जाते हैं. द किंग एक्सेप्टेड द सीमिंगली सिली बेट एंड स्टार्टेड द गेम बट अनलकली फॉर हिम द मिनिस्टर वन. ओके, क्या होता है कि किंग ने मूर्खता पूर्ण लगने वाली शर्त जो थी एक्सेप्ट कर ली थी एंड गेम स्टार्ट किया, बट किंग के अनलक से मिनिस्टर
जीत गया, ठीक है। किंग का अनलक चल रहा था उस टाइम पे एंड मिनिस्टर जीत गया। द किंग फेल्ट दैट फुलफिलिंग द मिनिस्टर्स बेट वाज सो इजी। किंग को लगा कि मिनिस्टर की जो शर्त थी वो बहुत इजी थी, उसको कंप्लीट करना क्या था, बहुत ज्यादा इजी था। He started with a single grain on the first square and proceeded to fill the other squares following minister suggested procedure, but by the time he covered half the chessboard, the king realized to his dismay that all the wheat produced in the entire kingdom pulled together would still be inadequate to cover all the 64 squares, ठीक है। क्या हुआ कि उसने पहले स्क्वायर में सिंगल ग्रेन रखकर स्टार्टिंग की एंड मिनिस्टर द्वारा सजेस्ट की गई प्रोसेस के अकॉर्डिंग सभी स्क्वायर को फिल करता गया। बस चेस बोर्ड के हाफ स्क्वायर कवर करने तक किंग ने रियलाइज किया कि उसके किंगडम में प्रोड्यूस सभी व्हीट मिलकर भी सभी 64 स्क्वायर को फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको रियलाइज हो गया कि 64 स्क्वायर को कवर नहीं कर पाएंगे, चाहे उसके किंगडम का पूरा इंटायर किंगडम का पूरा व्हीट क्यों ना लग जाए। नाउ थिंक ऑफ इट tiny paramecium starting with just one individual and through binary fission, doubling in numbers every day, and imagine what a mind-boggling population size it is would each reach in 64 days, provided food and space remain unlimited. Okay, अब छोटे पैरामीशियंस के बारे में थिंक कीजिए जो केवल एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जो केवल एक इंडिविजुअल से स्टार्ट करके बाइनरी फिजन द्वारा एवरीडे नंबर्स में डबल करता रहता है। एंड इमेजिन कीजिए कि 64 डेज में इसकी पॉपुलेशन साइज क्या होगी, माइंड को चकरा देने वाली हो जाएगी। बस अनलिमिटेड फूड एंड स्पेस प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है, बस अनलिमिटेड फूड एंड स्पेस प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ की, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं कि नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, नेचर में किसी भी पॉपुलेशन के पास इतने अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती रहे। दिस लीड्स टू कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। इसकी वजह से लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए इंडिविजुअल में कंपटीशन होती है, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात कि इसकी वजह से लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए इंडिविजुअल में कंपटीशन होती है। इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। इवेंचुअली फिटेस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा एंड रिप्रोड्यूस होगा, ठीक है, और रिप्रोड्यूस भी करेगा। द गवर्नमेंट्स ऑफ मेनी कंट्रीज हैव आल्सो रिलाइड दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस वेरियस रिस्ट्रेंट्स विद ए व्यू टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, अनेक कंट्रीज की गवर्नमेंट ने भी इस फैक्ट को रियलाइज किया एंड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को लिमिटेड करने के लिए वेरियस रिस्ट्रेंट्स इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, बहुत सारे रिस्ट्रेंट्स जो है इंट्रोड्यूस किए। इन नेचर ए गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट ए मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बी एंड व्हिच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। ओके, नेचर में गिवन हैबिटेट के पास मैक्सिमम पॉसिबल नंबर की सपोर्ट हैबिटेट के लिए इनफ रिसोर्सेज होते हैं, इससे आगे और ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती है। लेट अस कॉल दिस लिमिट एज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी के फॉर दैट स्पीशीज इन दैट हैबिटेट। उस हैबिटेट में उस स्पीशीज के लिए इस लिमिट को नेचर की कैरिंग कैपेसिटी के मान लेते हैं, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी के मान लेते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि ये पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिटेट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। सो इनिशियली ये लैग फेज followed by phase of acceleration and deceleration, finally an asymptote when the population density reach the carrying कैपेसिटी। ओके, किसी हैबिटेट में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ग्रो कर रही पॉपुलेशन इनिशियली लैग फेज शो करती है, उसके बाद एक्सीलरेशन एंड डिसीलरेशन एंड फाइनली एसिम्प्टोट आती है जब पॉपुलेशन डेंसिटी कैराइंग कैपेसिटी तक पहुंच जाती, ठीक है, जब पॉपुलेशन डेंसिटी कैराइंग कैपेसिटी तक पहुंच जाती है। ए प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम टी रिजल्ट इन ए सिग्मॉइड कर्व। टाइम टी के रिलेशन में एन का प्लॉट से सिग्मॉइड कर्व बन जाता है। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड विरहुस्ट पीयर लॉजिस्टिक ग्रोथ। इस टाइप की पॉपुलेशन ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, विरहुस्ट पीयर लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं। एंड इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, एंड इसको फॉलोइंग इक्वेशन द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। क्या इक्वेशन देखें, डी एन अपन डी टी इज इक्वल टू स्मॉल आर कैपिटल एन ब्रैकेट में k माइनस एन अपन के, वेयर एन पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, स्मॉल आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड के क्या है, कैराइंग कैपेसिटी है। ओके, सिंस सोर्सेज
for growth for most animal populations are finite and become limiting sooner or later. The logistic growth model is considered a more realistic one. Okay, क्या होता है कि most animals की populations में growth के लिए resources क्या है, finite है, ठीक है, finite है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई. एंड बीकॉम लिमिटिंग रिसोर्सेज और लेटर है, इसलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को अधिक रियलिस्टिक माना जाता है, ठीक है, इसलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को अधिक रियलिस्टिक माना जाता है. गैदर फ्रॉम गवर्नमेंट सेंसस डाटा द पॉपुलेशन फिगर्स फॉर इंडिया फॉर द लास्ट 100 years, प्लॉट देम एंड चेक व्हिच ग्रोथ पैटर्न इज इमीडिएट. ओके, गवर्नमेंट सेंसस डाटा से इंडिया के लिए लास्ट 100 years के पॉपुलेशन फिगर इकट्ठा कीजिए, उन्हें प्लॉट कीजिए कि कौन सा ग्रोथ पैटर्न क्लियर है. इट मीन्स कि इबीडियंट, ठीक है, कौन सा ग्रोथ पैटर्न जो है इबीडियंट, ठीक है. तो आज का लेक्चर फ्रेंड हम यहीं पे समाप्त करते हैं. थैंक यू.